सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। दोस्तों आज हम बात करें एनपीए क्या है। एनपीए की और भी कुछ जानकारी आपको डिटेल में हम देंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी अक्सर आपको मिलते रहे। तो चलिए आपको हम बात बताते हैं कि एनपीए होता क्या है। एनपीए की अगर हम डिटेल जानने से पहले आप सभी को बता दें कि एनपीए एक तरह से पैसा वसूल करने वाली है। जैसे कि मान लीजिए आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी आपको लोन देती है और उस लोन को आप चुका नहीं पाते हैं, तो वो एनपीए में चली जाती है। अब हम जानते हैं एनपीए है क्या। पहले एनपीए को समझने से पहले आप आपको बैंक ले चलते हैं और बैंक की पूरी जानकारी देते हैं। 1990 के दशक में जब बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन देती थी, तो उस केस में जब भी लोन मिलता था तो उसमें एनपीए नहीं था। एनपीए जब नहीं होने की वजह से अगर आपको लोन नहीं मिलता, बैंक कंपनी को लोन का पैसा नहीं वसूल कर पाती है, तो ऐसे में जो भी लोन लेने वाला होता है वो सिविल कोर्ट में केस कर देता है। ऐसे केस चलते रहते हैं और केस ख़त्म नहीं होता है, जिसकी वजह से बैंक और फाइनेंस कंपनी परेशान हो जाती थी और बिल्कुल उनको पैसा नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जो कि 1993 में ये स्कीम आई, जिसका नाम दिया गया एनपीए। एनपीए का काम था कि जो पैसा बैंक या फाइनेंस कंपनी नहीं वसूल पा रही है, वो आपको लीगल नोटिस भेजती थी, और उस लीगल नोटिस के आधार पर अगर आप पैसा बैंक या फाइनेंस कंपनी को नहीं दे पाते थे, तब वो एनपीए में चली जाती है। अब एनपीए का काम है कि जितना भी पैसा फंसा हुआ है उसे बैंक को लौटाया जा सके या फाइनेंस कंपनी को लौटाया जा सके। अब एनपीए का क्या काम है कि जो पैसा वसूल मिलता है वो बैंक या फाइनेंस कंपनी को लौटा दिया जाता है। मगर एनपीए में कुछ सिस्टम है कि एनपीए भी कुछ पैसा वसूल नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास भी 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा केसेस हैं जो कि वो हैंडल कर रहे हैं अभी के डेट में। तो एनपीए में जो भी बड़े अमाउंट होते थे वो पेंडिंग चले जाते थे, जिसे हम डीआरडी में कह सकते हैं। जो भी एनपीए जो पैसा वसूल नहीं कर पाते थे वो डीआरडी में चली जाती थी। अब डीआरडी का काम है कि जो पैसा पेंडिंग है उनके पास कम से कम डीआरडी में 75,000 से भी केसेस पेंडिंग है, जिनका पैसा वसूल करके उनको बैंकों को देना है। मगर डीआरडी उन केस को हैंडल करती है जो छोटे अमाउंट, जैसे 5 लाख 6 लाख 7 लाख के आसपास है, उन पैसे को तो वसूल कर लेते हैं। जो बड़ा अमाउंट होता है, यानी 10 लाख से अबव कोई अमाउंट होता है, वो डीआरडी भी वसूल नहीं कर पाती थी। तो 2002 में एक और नियम कानून लाया गया, गवर्नमेंट ने एक नियम फिर लाया जिसका नाम था सरफराज एक्ट। सरफराज एक्ट जिसके आधार पर जो भी 10 लाख से अमाउंट के ज़्यादा अमाउंट है, उन पैसे का काम सरफराज एक्ट के थ्रू वसूल किया जाएगा। अब सरफेस एक्ट क्या करती है, किस तरीके से पैसा आपका वसूल करेगी। अगर आपने किसी भी बिजनेस पर्पस पे लोन लिया, 10 लाख से एबव का लोन लिया है, और आपको एनपीए होने के बाद भी आपने पैसा नहीं दिया, एनपीए अगर आपसे पैसा वसूल नहीं कर पाए तो डीआरडी किया, डीआरडी में गया तो डीआरडी पैसा वसूल नहीं कर पाई, तो सरफेस एक्ट में आपको 10 लाख का अमाउंट चला जाएगा। अगर 10 लाख से ऊपर का है तभी आपको वो सरफेस एक्ट में चला जाएगा। अब सरफेस एक्ट क्या करती है, जितने भी आपकी संपत्ति है, ज़मीन या कार या बाइक जो भी आपके पास है, सारा संपत्ति आपका जब्त कर लेती है। अगर मान लीजिए कुछ जब्त सामान आपने किसी भी अदर पार्टी को बेच दिया है, तो वो सरफेस एक्ट के आधार पे उनसे भी वो रिकवरी कर लेगी। सेकंड पार्टी से भी वो सारा रिकवरी कर सकती है, उनके पास ये पावर होता है। तो इस आधार पे आपका एनपीए या डीआरडी या सरफराज के आधार पे पैसा को रिकवरी किया जाता था। ये एक सिंपल सा फॉर्म है। सरफराज का अगर फुल फॉर्म बताया तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इन सभी का फुल फॉर्म बहुत ही लंबा है। मैं आपको अगली वीडियो में फुल फॉर्म का भी डिटेल बता दूंगा। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की जानकारी अक्सर हम आपको देते रहेंगे, और कमेंट करके पूछिए और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए हो, इस तरह की जानकारी मैं आपको लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।